नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित के सेकंड चैप्टर बहुपद के प्रश्नावली के हम प्रश्नों का अभ्यास करें। उससे पूर्व हमने पिछली कक्षा में बहुपद से संबंधित क्या क्या सीखा है उसका हम थोड़ा बेसिक के तौर पर हम उसका पुनरावलोकन करेंगे। तो इसमें प्रश्नावली के जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उससे पूर्व हमें बहुत सी कुछ बेसिक बातें इसमें जान लेना आवश्यक होंगी, तभी हम उन सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे। और परीक्षाओं में अधिकतर जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर में, खाली स्थान में, सही जोड़ियों में या विकल्प के तौर पर, तो उन सभी प्रश्नों को हमें किस तरह से समझना है और वह किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम बेसिक के तौर पर सबसे पहले हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि वास्तव में बहुपद क्या होता है। पॉलिनोमियल बहुपद वास्तव में हम किसे कहेंगे, कक्षा 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ व्यंजक यहाँ पर लिख रहे हैं और आप इनको देख पा रहे होंगे कि इतने सारे हमने उदाहरण लिखे हैं। तो इन सभी में सबसे पहले हम ये पहचान करें कि वास्तव में ये बहुपद हैं या नहीं, बहुपद क्या कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4x + 2, 2y² - 3y + 4, 5x³ - 4x² + x -√2, इस तरह से लिखे हुए हैं। तो हम कैसे पहचान करें कि ये बहुपद है, कौन कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। तो इनको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, कोई जो भी बहुपद होगा, अब इसमें चर अवश्य होगा। इस वाले बहुपद में हम देख रहे हैं x चर है, इसमें y चर है, इसमें x चर का बहुपद है, ये u चर का बहुपद है, इसमें x चर का, इसमें x चर का और इसमें x चर का है। यानी बहुपद किसी भी चर का हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि इस चर में घात किस तरह की है। अब आप मान लीजिए कि जो घात होती है वह पूर्ण संख्याओं के रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ती जाएंगी। अगर चर की घात पूर्ण संख्याएं हैं तो हम कह देंगे कि वह हमारा बहुपद है। कौन बहुपद होगा? यदि चर की घात पूर्ण संख्याएं हैं, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, यदि पूर्ण संख्या है तो हम कह देंगे कि वह दिया गया बहुपद है। व्यंजक जो होगा वह बहुपद होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 4x + 2, तो यहाँ पर x की घात 1 है जो कि हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब आप आगे देखेंगे 2y² - 3y + 4, तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर चर देखना है। चर की जो घात है वह 2 है और यहाँ पर 1 है, अर्थात ये पूर्ण घात है, तो हम कह देंगे कि ये भी आपका बहुपद है। अब इस वाले में हम देख रहे हैं इसमें जो चर है x चर है और इसकी घात 3 है, 2 है और 1 है। इसका अर्थ है कि ये भी पूर्ण संख्याएं हैं, इनकी भी पावर पूर्ण संख्याओं के रूप में है, तो ये भी हमारे बहुपद होंगे। अब इस वाले व्यंजक में हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं u की घात 6 है, यहाँ पर u की घात 4 है, यहाँ u की घात 2 है, यहाँ u की घात 1 है, तो यहाँ भी एक पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम कह देंगे कि ये भी बहुपद है। अब यहाँ हम देखते हैं 1/x - 1,
अब यहाँ पर जो x आया है यानी a इन सभी से अलग है, और हम देख रहे हैं कि इसमें जो x की पावर होगी वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब इसे हल करेंगे तो यह इसकी पावर माइनस में जाएगी। तो इसे कहा जाएगा कि यह इसकी x की जो पावर होगी वह पूर्ण संख्या नहीं, ये परमेय व्यंजक है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम परमेय व्यंजक कह सकते हैं, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो पावर होगी चर की वह पूर्ण घात नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाले बहुपद में जो x है इसकी पावर देखो, अंडर रूट की जो पावर होती है वह 1/2 होती है। जहां पर भी अंडर रूट लगा होगा, वर्गमूल होगा, उसकी पावर 1/2 होगी। तो 1/2 भी इसमें नहीं है, तो x की पावर यानी इसको लिखा जाएगा x की घात 1/2 + 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो x की पावर है यानी चर की जो पावर है, चर की जो घात है वह पूर्ण संख्याओं में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। अब इसी तरह से हम यहाँ भी देख रहे हैं ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो इसको परमेय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर चर की पूर्ण घात नहीं मानी जाएगी, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो अब हमें लगता है कि आप बहुपद के बारे में समझ गए होंगे। अब नीचे हम देखते हैं बहुपद की घात। ध्यान दें, अब बहुपद की घात हम कैसे पता करेंगे? तो अब आपको इसी में देख लेना है कि जितने हमारे बहुपद हैं, जो बहुपद हैं, उनमें चर की जो उच्चतम घात होगी वह बहुपद की घात होगी। तो हम देखते हैं इस वाले बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 1 है, तो यानी इस बहुपद की घात क्या होगी? 1। अब इस वाले हम बहुपद में देखते हैं, ये भी बहुपद है, तो इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात यहाँ एक घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वह कितनी होगी? 2 होगी। अब इस वाले हम बहुपद में देखते हैं कि यहाँ पर चर की उच्चतम घात 3 है, तो इस बहुपद की भी घात 3 होगी। इस वाले हम बहुपद में देखते हैं चर की सबसे बड़ी घात 6 है, तो इस बहुपद की घात भी 6 होगी। यानी बहुपद की घात वह घात कहलाती है जिस बहुपद में चर की उच्चतम या बड़ी घात जो होगी वह बहुपद की घात होगी। तब आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद वे सभी बहुपद होते हैं जिनमें चर ना तो अंडर रूट में हो, ना बटे में हो, ना ऋणात्मक हो। यानी चर की जो घात होनी चाहिए वह पूर्ण संख्याओं के रूप में होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि वह बहुपद है, और बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा बहुपद 1 घात का है, जैसे ये आपका 1 घात का बहुपद था, अगर हमारा बहुपद 1 घात का है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। और अगर हमारा बहुपद 2 घात का है, ये हमारा 2 घात का बहुपद है, अगर बहुपद 2 घात का है तो हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर हमारा बहुपद 3 घात का है, यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो 3 है, अगर हमारा बहुपद 3 घात का है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो रैखिक बहुपद होता है, तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax + b। इसका जो मानक रूप होता है वह होता है ax + b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं और a बराबर नहीं है 0। a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर आपका चर भी चला जाएगा, और यदि चर चला गया तो इसकी घात चली जाएगी, घात चली जाएगी तो वह रैखिक बहुपद नहीं होगा, वह केवल बहुपद कहा जाएगा। अब आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा वह होगा ax² + bx + c। ये आपका द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद जहां a, b और c ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी और a बराबर नहीं है 0।
यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो 0 का गुणा इसमें होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर आपका दो घात का बहुपद नहीं बचेगा। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा, जो व्यापक रूप होगा, वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं होंगी और a बराबर नहीं है 0 होगा। इसके बाद जो तीन घात के बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इनका जो मानक रूप होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिघात बहुपद है, यानी इस बहुपद की घात 3 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ a, b, c और d ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है जहाँ a बराबर नहीं है 0, यहाँ भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो तीन घात का पद नहीं रहेगा, जिससे वह त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक घात, दो घात और तीन घात, एक घात का रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात का द्विघात बहुपद कहलाता है और तीन घात का त्रिघात बहुपद कहलाता है, और जिसके मानक रूप लिखे हुए हैं। अब आगे हम समझेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या कहलाते हैं? तो अब यहाँ पर हम बहुपद के शून्यक देखते हैं। तो चलिए, हमने एक बहुपद लिया px बराबर x माइनस 2। तो देखो, बहुपद के शून्यक वो कहलाते हैं जब बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा। जब बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर बहुपद x माइनस 2 दिया है, तो x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे जब हम x माइनस 2 के बराबर में 0 रखेंगे, यानी बहुपद का मान शून्य होगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया प्लस 2। अभी बराबर के बाईं तरफ माइनस में है तो दाहिनी तरफ प्लस में हो गया, x बराबर 2। तो जब हम बहुपद में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0, तो बहुपद का मान क्या आ गया? शून्य आ गया। तो शून्य किस मान के रखने से आया, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x बराबर 2, तो 2 ऐसा मान है बहुपद x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुपद का x माइनस 2 का जो शून्यक होगा वह प्लस 2 होगा। अब मान लीजिए हमारा एक रैखिक बहुपद ax प्लस b दिया है, ये आपका रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद को जब हमने शून्य के बराबर रखा, यानी ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर हो जाएगा माइनस b, तो x का मान निकलेगा माइनस b बटे a। तो x का मान जो माइनस b बटे a आया है, यह आपका रैखिक बहुपद। तो आपने देखा कि रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटे a, ये रैखिक बहुपद का शून्यक आ गया। रैखिक बहुपद होता है ax प्लस b, तो इसका शून्यक हो गया माइनस b बटे a। तो माइनस जो b बटे a आया है, तो माइनस और b क्या है इसमें? b इसमें अचर पद है, और a जो लगा हुआ है यह x का गुणांक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी लिखा होता है चर के साथ में, वह उसका गुणांक कहलाता है, क्योंकि वह गुणा के रूप में होता है। तो यहाँ पर a क्या है? x का गुणांक है, और b आपका अचर पद है। तो ये आपका रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया माइनस b बटे a, जहाँ माइनस और b आपका अचर पद है और बटे a आपका x का गुणांक है। इस तरह से आपने इसको समझा। अब हम आगे देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो बहुपद के जो शून्यक होंगे उनका ज्यामितीय निरूपण हम कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने कक्षा 9th में पढ़ा है कि अगर कोई बहुपद ax+b दिया है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता था। यानी जितने भी रैखिक बहुपद होते हैं उन सभी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा आलेख जो होता है सरल रेखा होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने जैसे y बराबर 2x+3 का ग्राफ बिंदुओं इतने तथा इतने से जाने वाली एक सरल रेखा है। यानी यहाँ पर ये दिया गया है x की वैल्यू, जब हम x का मान यहाँ पर -2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 3, तो -4 में से +3 घटाएंगे तो हमें y का मान -1 मिलेगा। और जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 3 7, तो इस तरह से हमें ये मान मिले जो कि हम कक्षा 9th में भी इनको पढ़ चुके हैं और एक ग्राफ बना करके हम सरल रेखा में देखते थे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि बहुपद के शून्यकों का शून्यक बहुपद का क्या कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमने इससे सरल रेखा जो हमने बनाई है इन दोनों बिंदुओं से, तो ये दोनों बिंदु -2 और -1 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर माइनस ये आपके दिए गए हैं, तो -2 और -1, -2 और -1 और यहाँ पर आपका ये 0 जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको इस आकृति में देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वह x अक्ष को कहाँ काटता है। जहाँ पर वह काटता है, यहाँ आप देख रहे हैं जिस बिंदु पर वह काटता है वह उसका शून्यक कहलाता है और x निर्देशांक ही उसका शून्यक होगा। जैसे आप देख रहे हैं -2 और -1 ये आपका दिया गया है और यहाँ से जो हमारी रेखा गुजर रही है, तो जिस बिंदु पर वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उस बिंदु के निर्देशांकों में जो x निर्देशांक होता है वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अब आगे हम देखते हैं। एक चीज और आप इसमें स्पष्ट कर लें कि अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक बहुपद दिया है x² - 3x - 4, तो यहाँ पर भी हम x के मान इसमें रखते जाएंगे तो हमें y के मान मिलते जाएंगे और हम इन मानों के द्वारा जो हम एक आलेख निर्माण करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका आलेख बना हुआ है। तो इसमें यह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं और बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहा है। यानी इस वाले अक्ष को x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वह उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब आप यहाँ पर स्थितियाँ देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्थिति इसमें भी आप इस आकृति को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी यह x अक्ष को 2 जगह काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब आप इसमें भी देख रहे हैं इस आकृति में भी इन 2 बिंदुओं पर x अक्ष को काटा जा रहा है, तो यह कैसे होंगे? इसके शून्यक 2 होंगे। अब इस आकृति को आप देखें, इस आकृति में यहाँ पर भी एक बिंदु पर x अक्ष को काटता है तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वह 1 होगी। और इस वाली आकृति में आप देख रहे हैं किसी भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, तो हमें देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा जा रहा है। यहाँ पर भी एक बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करता है या काटता है तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 1 ही होगी। तो इस प्रकार से अब आप इस आकृति में देखेंगे, इस आकृति में जो बना हुआ है इसमें आप देखेंगे कि यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो जब यह नहीं काटता है x अक्ष को तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वह 0 होगी। अब आप इसकी दूसरी आकृति में देखते हैं, इसमें भी यह x अक्ष को नहीं काटता है तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वह 0 होगी, यानी इसका भी कोई भी शून्यक नहीं होगा।
अब हमें जितने भी इसमें आकृतियां दी गई हैं, अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से ये ग्राफ जा रहा है, इसने यहाँ पर भी प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। तो इस आकृति में जो शून्यकों की संख्या होगी वह 3 होगी। अब आप इस आकृति में देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद में उतने ही शून्यक माने जाएंगे। तो अब हम उदाहरण 1 के द्वारा दी गई आकृति 2-9 में ग्राफों को देखिए। यहाँ पर इतने ग्राफ बने हुए हैं और प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ बना हुआ है और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जितने भी हमें शून्यकों, देखो परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न आता है। अगर प्रश्न आकृति दे दे और 1 नंबर में आए और कहे कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस आकृति में शून्यक की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। लेकिन अगर यही प्रश्न 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो पहली आकृति है, इस पहली आकृति का आप उत्तर देखेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा। अब आप दूसरी आकृति देखते हैं। दूसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें जो बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। तो आप देखेंगे दूसरे का शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इस तरह से आप इस तीसरे वाले में बता देंगे कि इसमें 1, 2 और 3, यानी तीसरी आकृति में शून्यकों की जो संख्या होगी वह 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर करता है और यह चौथी आकृति है। तो चौथी आकृति में शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इस वाली आकृति में भी एक्स अक्ष को एक बिंदु पर करता है, ये 5वीं आकृति है, तो 5वीं आकृति में भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। और इसके बाद हम 6वीं आकृति देखते हैं। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, फिर दूसरे बिंदु पर, फिर 3 बिंदु पर, फिर चौथे बिंदु पर, यानी एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम बता देंगे कि शून्यकों की संख्या 4 है। अब हमारी जो प्रश्नावली 2.1 दी गई है, तो इस 2.1 प्रश्नावली में भी हमें इसी प्रकार से इस प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप समझें। अब इसमें आप पहली आकृति देख रहे हैं। इस पहली आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तब आप पहली आकृति के आकृति 1 से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि इस आकृति के बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 है, कोई इसका शून्यक नहीं है। अब हम दूसरी आकृति में देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तब आप इसको कैसे लिखेंगे। दूसरे में आकृति 2 से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः इसका एक शून्यक होगा। अब आप तीसरी आकृति देखते हैं। तीसरी आकृति में एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काटता है, तो आप यहाँ लिखेंगे आकृति 3 से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के 3 शून्यक होंगे। अब चौथी आकृति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष को मात्र 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो आप चौथी आकृति से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के 2 शून्यक होंगे। और इसके बाद 5वीं आकृति में हम देख रहे हैं
कि एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है ग्राफ। आकृति 5 से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होगी। और छठवीं आकृति में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 केवल 3 बिंदुओं पर काटता है। छठवीं आकृति में 6 से स्पष्ट है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, और 2.1 प्रश्नावली के हमने सभी आकृतियों के उत्तरों को लिखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।